Accounting and bookkeeping is for anyone who understands numbers and is willing to put in the work. And it's not boring at all. हेलो दोस्तों, मैं सुधीर और आप मेरे साथ देख रहे हैं जी सुधीर ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़। इसमें हम देखेंगे ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं और मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ क्या कहता है। In order to have better understanding of accounting, it is necessary to know the meaning of certain basic terms used in accounting. Accounting is a versatile system while solves a large number of purposes in the modern business world. Hence, the following terminologies are need to be understood. हमको ये समझना ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन क्या होते हैं। ट्रांजेक्शन के दो टाइप होते हैं, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन एंड नॉन मॉनेटरी। मीन्स हमको इसमें मनी इन्वॉल्व होगा और इसमें हमको गुड्स करने होंगे। देन कैश, हमको मनी इसके लिए पे करना होगा और ऑन क्रेडिट मीन्स उधार लेना होगा। बार्टर सिस्टम, हमें गुड्स के बदले गुड्स लेना होगा। देखते हैं ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पार्टीज फॉर मनी और मनीज वर्थ, पैसे के लिए और पैसे के मोटिव से। तो हमारा क्या होता है, वर्थ इज नोन एज ट्रांजेक्शन। तो हमारा ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन का मीनिंग होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देन आगे देखेंगे हम मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। इसमें हमें पैसा इन्वॉल्व रखते हैं। देखते हैं द ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ। किसके लिए एक्सचेंज करता है, मनी और मनी के लिए करता है, मनी एंड मनी वर्थ। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। क्या कहलाता है हमारा, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कैसे ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो मनी से रिलेटेड हो। जो मनी से रिलेटेड नहीं है उसे हम अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। जिसमें से पहला ट्रांजेक्शन का पहला पार्ट है कैश ट्रांजेक्शन, सेकेंड टाइप है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन, अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली इन नोन एज कैश ट्रांजेक्शन। ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें हम कैश को इमीडिएटली यानी कि तुरंत लेते हैं तो हमारा क्या होता है, कैश ट्रांजेक्शन होता है। दैट इज, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, परचेस ऑफ गुड्स फॉर कैश। हमने कोई गुड्स परचेस किया है और ऑन द स्पॉट हमने क्या पेमेंट कर दिया तो हमारा क्या होगा, कैश ट्रांजेक्शन। सेकेंड ऑप्शन है पेमेंट ऑफ सैलरी ₹5000। हमने जो सैलरी का पेमेंट एट द कैश ऑन द स्पॉट कर दिया है। सेकेंड देखते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मतलब उधारी पे। सेकेंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज वन इन विच कैश इज नॉट पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैश इज नॉट पेड इमीडिएटली और रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, उस टाइम पे। देन बट इट इज़ पेड इन रिसीव इन लेटर डेट, यानी कि फ्यूचर में हमको करना होगा। तो कौन सा ट्रांजेक्शन होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। इन फ्यूचर हमको ये चीज़ पे करना होता है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, गुड्स सोल्ड टू ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अरमान। ऑन क्रेडिट जहाँ दिखेगा वो कौन ट्रांजेक्शन होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। एट अरमान ₹8000। सेकेंड एग्जाम्पल है सोल्ड मशीनरी टू मिस्टर अमर सिंह ऑन क्रेडिट ₹20,000। ऑन क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन कर रहा है, इसलिए कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। सेकेंड टाइप देखेंगे नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, जिसमें हमारा पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है। द ट्रांजेक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड एज नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। जैसे मैंने आपको बताया इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, तो क्या होता है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। एन एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अनदर थिंग इज कॉल्ड एज बार्टर ट्रांजेक्शन। यानी कि कमोडिटी टू कमोडिटी हम करेंगे तो हमारा कौन सा सिस्टम होगा, बार्टर सिस्टम। एंड देन एंट्री, इसमें इसका एंट्री नहीं कर सकते हैं।
एंट्री रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन प्रॉपर फॉर्म ऑफ मेथड इन द अकाउंट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एज एंट्री। जो हम करते हैं सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो भी हमने ट्रांजेक्शन किया है वो हमको प्रॉपर वे में लिखना होगा, तो हमारा क्या होता है, उसको बोलते हैं एंट्री। सेकेंड है नरेशन। नरेशन क्या होता है? नरेशन इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। क्या होता है? ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉर विच एन एंट्री इज पास्ट इज कॉल्ड एज नरेशन। इट इज ऑलवेज गिवन इन द ब्रैकेट बिलो द जनरल एंट्री एंड इट यूजुअली स्टार्ट विद द वर्ड बीइंग और फॉर। जो हमारा मेन पर्पस होता है हम उसको नरेशन में दिखाते हैं। देन थर्ड गुड्स। गुड्स क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। द टर्म गुड्स रेफर्स टू मर्चेंडाइज कमोडिटीज आर्टिकल्स इन विच आर ट्रेडर ट्रेड्स। जो ट्रेडर ट्रेड्स करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। दीज आर परचेज और मैन्युफैक्चर फॉर द पर्पस ऑफ सेल एंड और टू अर्न प्रॉफिट। किसके लिए किया जाता है? पर्पस ऑफ सेल या अर्न प्रॉफिट अर्निंग के लिए किया जाता है। इसके लिए एग्जांपल हमको दिया हुआ है, मेडिसिन आर सोल्ड फॉर द केमिस्ट। जो हमको मेडिसिन मिलता है मेडिकल पे, हमको क्या कुछ प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है। वेजिटेबल्स आर गुड्स फॉर वेजिटेबल वेंडर। उसके लिए क्या है? वेजिटेबल वेंडर के लिए वेजिटेबल क्या है? गुड्स है, क्योंकि उससे उसको अर्निंग मिलता है। थर्ड एग्जांपल है, पार्ट्स लाइक टायर्स, इंजन, गियरबॉक्स, केबल आर प्रोड्यूस बाय अ व्हीकल मैन्युफैक्चर। इसके लिए क्या है? गुड्स है। लाइक बजाज ऑटो, हीरो मोटर्स, ये इसके लिए क्या है? सब इसके लिए गुड्स है। हम उसके बाद 1.73 में देखने वाले हैं डेटर्स एंड क्रेडिटर्स क्या होता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ए सोल्ड गुड्स टू बी। हमारा ए यहाँ पे सेलर हो गया एंड बी क्या हो गया? बायर या परचेसर। हम यहाँ पे जो सेलर को क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम सेलर को बोलते हैं क्रेडिटर्स, और जो हमारे ये बायर है उनको बोलते हैं डेटर्स। ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए इज द सेलर एंड बी इज द बायर। सो सेलर क्या होता है? हमारा क्रेडिटर होता है, क्योंकि उसको ए से पैसे लेने हैं। किससे पैसे लेने हैं? ए से। तो हमारा क्रेडिटर हुआ मनी, इसको हम डेटर्स बोलते हैं। अगर ए ने ऑन क्रेडिट गुड्स पर कोई गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट और उसे दे नहीं पाया, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। क्या बोलते हैं? बैड डेट्स बोलते हैं। जो पैसे हमको बी से नहीं मिलने वाले हैं उसको हम बोलेंगे बैड डेट्स। तो हमने एग्जांपल में देखा, ए ने बी को गुड्स सोल्ड किया है, तो ए सेलर एंड बी बायर, और सेलर को हम क्रेडिटर बोलते हैं और बायर को हम डेटर्स बोलते हैं, क्योंकि हमें बायर से हमको सेलर को पैसे लेने होते हैं। अगर सेलर बायर पैसा नहीं दे पाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स बोलते हैं। देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखा है। Debtors a person who has to pay the business for getting goods and services on credit is known as debtors. A debtor is a person to whom owns money to the business. किसको पैसे देने होते हैं? बिजनेस को। has to pay to the business, किसको पे करना होता है? to the business for किसके लिए? getting goods and services के लिए। on credit पे रहेगा, on credit। सेकेंड है क्रेडिटर, यानी कि इसको हमने क्या पढ़ा था? ये हमारा क्या कौन होता है? बायर। सेकेंड हमने पढ़ा था क्रेडिटर, अ पर्सन टू होम बिजनेस हैज टू पे फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। ये हमारा क्रेडिट। नोन एज क्रेडिटर, अ क्रेडिटर इज अ पर्सन टू होम
बिजनेस ऑन्स मनी किसको मिलने वाला, तो उसको बिजनेस से पैसा मिलने वाला होता है। हमने यहाँ पे ऊपर डिफिनेशन देखा, अ पर्सन टू होम मनी बिजनेस हैज़ टू पे, कौन पे करने वाला है, बिजनेस फॉर किसके लिए, गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। इसमें हमने बिजनेस को पे किया, इसमें बिजनेस हमको पे करेगी। थर्ड ऑप्शन है बैड डेट्स एंड इरिकवरेबल, जो हमको पैसा नहीं मिलने वाला, अमाउंट फ्रॉम अ डेटर, किससे, डेटर्स थे, उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स बोलते हैं। इट इज़ अ रेवेन्यू लॉस और टू द बिजनेस, इस क्या होता है, रेवेन्यू लॉस होता है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 1.7.4 एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। जो हमारे खर्चे होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं वो हम देखने वाले हैं। एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर an amount spent by the business for the any consideration received by business is called as expenditure। जो भी हम किसी कोई चीज़ करने के लिए खर्च करते हैं, रिसीव करते हो, हमारे के लिए क्या होता है, एक्सपेंडिचर, जो हमने अमाउंट स्पेंड किया है। ये थ्री टाइप्स के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू एक्वायर फिक्स असेट्स और टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। इट गिव्स द बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, कितने पीरियड देता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट इज़ नॉन रिकरिंग, यानी कि बार बार हमको इन नेचर, यानी कि हमको ये चीज़ बार बार नहीं करना होता है। दैट इज परचेस ऑफ मशीनरी, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, परचेस ऑफ कंप्यूटर। हमने एक बार मशीनरी जो परचेस कर लिया है, कम से कम हम 5 years 10 years यूज़ कर सकते हैं। हमने कोई कंप्यूटर परचेस किया है, हम मिनिमम 2 years 3 years भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे। सेकेंड है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट, यानी कि हमको फ्यूचर का बेनिफिट का कोई पता नहीं है, इज एक्सपेक्टेड बट हैविंग इमीडिएट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट, जो हमको शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे। मे बी लेस देन 1 year, ये 1 साल से कम हो सकता है। इट डज नॉट इंक्रीज प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है, इंक्रीज नहीं करता है। These are normal day-to-day operating expenses of a business organization and appear on the debit side of trading account और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। जैसे कि हमारा रेंट पेड, हमने रेंट महीने महीने पे करना है, सैलरी पेड हमको सैलरी महीने से पेड करना है, वेजेस पेड हमको वेजेस वीकली देना होगा, डे टू डे देना होगा, वीकली दे सकते हैं। थर्ड है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एन एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर, जो कि बार बार होता है, रेवेन्यू इन नेचर, बट बेनिफिट ऑन विच इज नॉट एक्सर्शन विद इन 1 year आर कॉल्ड एज डिफर्ड, मतलब 1 year में नहीं पता चलने वाला है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सच एक्सपेंडिचर इज रिटर्न ऑफ ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स, रिटर्न ऑफ हो सकते हैं। सच रिटर्न ऑफ अमाउंट इज शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट, किस कौन से साइड, डेबिट साइड ऑफ किसके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन अनरिटर्न अमाउंट इज सो ऑन द असेट, जो हमने अमाउंट नहीं लिखा है, सो ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, किधर लिखते हैं, बैलेंस शीट के असेट साइड पे लिखते हैं। दैट इज हेवी एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजिंग, हेवी लीगल एक्सपेंसेस, ये हमारे क्या है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है। हम नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं डिस्काउंट क्या होता है और ये कितने टाइप्स होते हैं। तो हम देखते हैं डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट इज अ कंसेशन, क्या होता है, कंसेशन, जो हमको छूट मिलती है। और अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू परचेसर, किसको मिलता है, सेलर किसको देता है, परचेसर को, जो सब खरीदने वाले को देता है। देयर आर 2 types ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट के कितने टाइप्स होते हैं, 2 types होते हैं। कौन कौन, ट्रेड, हमने देखा ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, इट इज़ द अलाउंस गिवन ऑन कैटलॉग प्राइस, जो हमारा लिस्ट प्राइस होता है, कैटलॉग प्राइस होता है, उस पर जो हमको डिस्काउंट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। This discount is allowed at the time of purchase, sale of goods. Value of goods purchased sold recorded the net value payable, that is after deduction from the amount of trade discount allowed. If goods of rupees 1000 are sold at the 5% trade discount, कितने, 1000 का goods रुपीज़ 1000 कितने डिस्काउंट पे, एट द रेट कितना, 5% ट्रेड डिस्काउंट। द वैल्यू ऑफ गुड्स विल बी रिकॉर्डेड एज 950। क्यों, हम इसका देखेंगे तो अपना डिस्काउंट कितना हुआ, 50 रुपीज़ हमारा क्या है, डिस्काउंट है, हमारा क्या हुआ, डिस्काउंट 50 रुपीज़। तो हमने हमारा प्राइस क्या हुआ, हम क्या करेंगे, 1000 माइनस 50, हमारा क्या आएगा, 950। ये हमारा क्या है,
ओरिजिनल अमाउंट है और ये 50 रुपीज़ हमारा क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। हेंस ट्रेड डिस्काउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली, इसलिए हमारा क्या होता है, अकाउंट्स के बुक में सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं होता है। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड है हमारा डिस्काउंट कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट, इट इज द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनल अमाउंट ड्यू टू द टाइम ऑफ रिसिप्ट। कभी करते हैं, टाइम ऑफ रिसिप्ट पे करते हैं। इट इज द कंसेशन गिवन फॉर इनकरेजिंग प्रमोट पेमेंट, इसके लिए इनकरेजिंग प्रमोट पेमेंट के लिए करते हैं। इट इज गिवन आइदर फॉर द स्पॉट, ऑन द स्पॉट अगर हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट और फॉर पेमेंट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, कोई लिमिटेड टाइम के लिए करते हैं। कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। जब हम ट्रेड डिस्काउंट निकाले तो हमारा कितना 950 हुआ। अब इस पे जो डिस्काउंट हम निकालेंगे, जितना परसेंट @5% निकालेंगे तो हमारा ये क्या होगा, इसको हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट। सिंस इट इज लॉस टू द सेलर, ये किसके लिए है, लॉस है किसके लिए, सेलर के लिए। एंड गेन टू द बायर, कैश डिस्काउंट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये किस आता है, अकाउंट्स के बुक में इसका एंट्री हम कैश डिस्काउंट की एंट्री करते हैं, बट ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कैश बुक में नहीं करते हैं, अकाउंट में नहीं करते। सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट क्या होते हैं हम देखने वाले हैं। सॉल्वेंट पर्सन वे होते हैं जिनकी लाइबिलिटीज असेट्स क्या होते हैं, जो असेट्स होते हैं लाइबिलिटीज से ज़्यादा होते हैं। इफ़ अ पर्सन असेट आर मोर देन हिज लाइबिलिटीज, यानी कि जो उसका असेट्स है लाइबिलिटीज से कहीं ज़्यादा है, और इक्वल टू हिज लाइबिलिटीज, और क्या है उसके बराबर या उससे क्या है, ज़्यादा है, तो हमारा क्या होते हैं, वो सॉल्वेंट होता है। ही इज कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट पर्सन। सॉल्वेंट पर्सन इज फाइनली साउंड एंड फाइनेंशियली साउंड एंड इज इन अ पोजिशन टू पे, किस पोजिशन में होता है, पे ऑफ। वो जितना उसका लाइबिलिटी रहेगा उसको पे ऑफ कर सकता है हिज डेट्स। दैट इज अ पर्सन टोटल असेट्स हैव बी कैलकुलेटेड कितना 50 लाख एंड इज टोटल डेट्स वेयर कितना 30 लाख। उसके पास कितना असेट्स है 50 लाख का, और उसका लाइबिलिटी कितना है 30 लाख का। सिंस हिज पोजिशन इज साउंड, ही इज एबल टू पे, कितना पे कर सकता है 30 लाख वो पे कर सकता है, इसलिए वो क्या है, सॉल्वेंट है। Therefore he is called as solvent, वो पे कर सकता है इसलिए वो क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। सेकेंड पॉइंट है हमारा इनसॉल्वेंट। अ पर्सन हुज लाइबिलिटीज आर मोर देन हिज असेट्स, जो उसका असेट्स है, जो उसका लाइबिलिटी है क्या है, असेट, या उसके, तो क्या होगा हमारा, सच पर्सन्स लाइबिलिटीज आर मोर देन हिज असेट्स। अगर किसी पर्सन का लाइबिलिटीज असेट्स से कम है, अ पर्सन हुज लाइबिलिटीज, जो उसका लाइबिलिटीज है मोर देन हिज असेट्स से क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो हमारा पर्सन क्या होता है, इनसॉल्वेंट होता है। दैट इज अ पर्सन्स टोटल असेट और प्रॉपर्टी हैव बीन कैलकुलेटेड टू 20 लाख, कितना हुआ हमारा 20 लाख, एंड हिज असेट टोटल डेट्स वेर 50 लाख, ये हमारा क्या बहुत ज़्यादा है जो उसका लाइबिलिटी है। तो उसको इसने कितना पेमेंट कर दिया, हम देखेंगे इसका 50,000 है, 50 लाख है, 50 लाख में से कितना पेमेंट कर दिया, कितना पेमेंट करना है उसको, उसके पास कितना है 20 लाख है, बट उसको पेमेंट कितना करना है 50 लाख का। $20 लाख पेमेंट करना उसको, उसका लाइबिलिटी है 50 लाख। तो जो हमारे 30 लाख आएगा इज इक्वल टू माइनस 30 लाख, ये क्या है, ये क्या शो करता है, इंसॉल्वेंसी, कि वो पर्सन ये इतना अमाउंट नहीं दे पाया, तो हमारे 30,000 क्या होगा, इंसॉल्वेंट। तो हमारा इंसॉल्वेंसी अमाउंट, तो हमारा जो पर्सन होगा वो क्या होगा, इंसॉल्वेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं अकाउंटिंग ईयर, ये हमारा पॉइंट नंबर
7, पॉइंट नंबर 7, इट इज़ द पीरियड ऑफ, कितने महीने का होता है, 12 months, फॉर विच अकाउंट आर मेंटेन्ड एंड क्लोज्ड बाय द प्रोप्राइटर. Earlier, the proprietors were following accounting year, that is calendar year or financial year, and any other year as per traditions. But now, for the income tax purpose of accounting year starts from 1st April. कभी से start होता है 1st April and ends on 31st March. At the end of accounting year, a proprietor has to prepare trading account, profit and loss account, and balance sheet to find out the financial position of the firm. किसके लिए करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए करते हैं बिजनेस का. अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्या होते हैं, हम ये देखने वाले हैं. ट्रेडिंग कंसर्न, अ बिजनेस कंसर्न इस्टेब्लिश्ड विद द एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग, किसके लिए, अर्निंग प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, इज नोन एज ट्रेडिंग कंसर्न. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ई कॉमर्स, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. क्या कहते हैं, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. ट्रेडिंग क्या हो, ट्रेडिंग कंसर्न क्या होते हैं, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्या होते हैं, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट इस्टेब्लिश्ड फॉर मेकिंग प्रॉफिट बट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी. किसको करते हैं, रेंडरिंग सर्विसेज किसको कर लिए करते हैं, सोसाइटी के लिए. एन ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म फॉर प्रमोटिंग एंड यूजफुल ऑब्जेक्टिव लाइक आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, कल्चर, चैरिटी, प्रोफेशन एक्सेट्रा, दैट इज स्कूल, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स क्लब एक्सेट्रा. ये हमारे क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, क्योंकि इनका मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है. हम देखने वाले हैं 8 पॉइंट, गुडविल क्या होता है. गुडविल का सिंपली मीनिंग होता है रेपुटेशन. गुडविल मीन्स रेपुटेशन. अब किसका, बिजनेस का, इन मार्केट. हम देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है. गुडविल में बी डिस्क्राइब एज द एग्रीगेट of those intangible attributes of business which contribute to its superior earning capacity over a normal return of investment. It may arise from such attributes as favorable location, the ability and the skill of its employees and management, quality of its product or services, customer satisfaction क्या होता है, क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट. अगर हम कोई कंपनी क्वालिटी का गुड्स प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है तो वो क्या होता है, मार्केट में भरोसा बढ़ना रहता है, वो हमारा गुडविल होता है. गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ, क्या होता है, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी. और गुडविल इज द इंटेंजिबल असेट्स. हमारे गुडविल क्या है, इंटेंजिबल असेट्स है. हम 9 पॉइंट देखने वाले हैं, प्रॉफिट और लॉस. प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है, इनकम हमारे लिए क्या होता है. प्रॉफिट, व्हेन द सेलिंग ऑफ गुड्स इज मोर देन कॉस्ट प्राइस इज प्रॉफिट. जब भी हमारा जो हमने सेलिंग, जो हमने बेचा है वो किससे ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस, जो हमने खरीदने का प्राइस है, खरीदने का प्राइस है बेचने के प्राइस से ज़्यादा है. जितने प्राइस पे हमने बेचा है, यानी कि सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट होगा. जैसे इफ़ गुड्स आर सोल्ड फॉर रुपीज़ कितना, 50,000 एंड ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंटेड टू बी 30,000. कितना है हमारा, 30,000. कितने के लिए सोल्ड किया उसने, 50,000 का. एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंटेड 30,000. देन द प्रॉफिट, और उसने उसको कितना, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 30,000. तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 20,000 का उसको प्रॉफिट हुआ. नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट लॉस. लॉस क्या होता है, सेम हम वैसे ही देखेंगे. यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस. When cost price of goods is more than its selling price, it is loss. Loss decrease the capital of business. यह क्या करता है, ले घटाता है. That is, if goods are sold for 50,000 and all expenses during the period amounted 60,000, then it is loss of 10,000. उसने कितने का गुड्स परचेस किया है, 60,000 का, बट कितने में सोल्ड कर रहा है, 50,000 का. तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 50,000 है,
और कॉस्ट प्राइस कितना है 60,000, यानी कि उसको कितना हो रहा है -10,000 का उसको लॉस हो रहा है। अब देखने वाले हैं इनकम क्या होता है। इट इज रेवेन्यू अराइजिंग और रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इट इज द अमाउंट रिसीवेबल और रियलाइज्ड फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड अर्निंग फ्रॉम इंटरेस्ट डिविडेंड कमीशन। जो हमारे प्रोवाइड अर्निंग होते हैं, रिसीव्ड होते हैं, हमारे क्या होते हैं इनकम होते हैं। रेवेन्यू, अब रेवेन्यू क्या होता है। इट इज एन इनकम दैट इज अ बिजनेस हैज from its normal business activities, usually from the sale of goods and services to customer। किस मिलता है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर को प्रोवाइड करके मिलता है। नेक्स्ट हम लास्ट पॉइंट देखने वाले हैं, असेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होते हैं, नेटवर्थ क्या होता है। असेट्स, एनी फिजिकल थिंग और राइट ऑन दैट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू इज कॉल्ड एज एन असेट्स। कोई भी फिजिकल वैल्यू जिसका राइट ऑन एंड इसका क्या हो मॉनेटरी वैल्यू हो तो हमारा क्या होता है असेट्स। द ऑनरशिप ऑफ द असेट्स मस्ट बी विद द बिजनेस यूनिट। किसके यूनिट से होना चाहिए, बिजनेस यूनिट से होना चाहिए। दैट इज लैंड, गुडविल, पेटेंट, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। ये हमारे क्या है फिजिकल है, ये हमारे टेंजिबल है, गुडविल हमारा इंटेंजिबल है, पेटेंट्स एंड गुडविल क्या है इंटेंजिबल है, जिसका मॉनेटरी वैल्यू है तो हमारे क्या है असेट्स है। असेट्स के 3 टाइप्स होते हैं, फिक्स्ड एंड असेट्स, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स एंड फिक्स्ड असेट्स। अब फिक्स्ड असेट्स एंड नॉन करंट असेट्स क्या होते हैं, दिस असेट्स विच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट। कितने टर्म के लिए देते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस आर नोन एज फिक्स्ड असेट्स दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल एक्सेट्रा। दीज असेट्स में भी इंटेंजिबल और इंटेंजिबल क्या हो सकता है हमारे, इंटेंजिबल और टेंजिबल। गुडविल हमारा क्या है इंटेंजिबल, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग हमारे टेंजिबल असेट्स हैं। सेकेंड है करंट असेट्स, असेट्स विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर ऑपरेटिंग ईयर। कभी ऑपरेटिंग जब ने हमने बिजनेस चालू किया है, एंड कैन बी कन्वर्टेड इंटू कैश वेरी इजली आर कॉल्ड एज करंट असेट्स। दैट इज डेटर्स, बिल रिसीवेबल्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक एक्सेट्रा। ये हमारे क्या है करंट असेट्स हैं। फिक्टियस असेट्स क्या होते हैं, दीज असेट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय टेंजिबल पोसेशन और प्रॉपर्टी, दे आर इमेजिनरी। क्या होते हैं हमारे इमेजिनरी होते हैं असेट्स बट डू नॉट हैव एनी रियलाइजेबल वैल्यू, उनके कुछ वैल्यू नहीं होते हैं। दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस लाइक एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 4 मंथ, हमने पहले ही पेमेंट कर दिया, हमारा क्या है प्रीपेड इनकम है तो हमारे लिए वो क्या है असेट्स है। दिन देखते हैं लाइबिलिटीज क्या होता है। लाइबिलिटीज, अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू अदर इज नोन एज लाइबिलिटी। इट इज डेब्ट और अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बिजनेस टू अदर्स फॉर द बेनिफिट रिसीव्ड इन द बाय द बिजनेस यूनिट। क्या होता है अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू अदर्स, जो हमको अमाउंट किसी और को पे करने हो, बिजनेस किसी और को अमाउंट पे करता है उसको क्या होता है हमारे लायबिलिटी होता है। इट इज़ अ डेब्ट और अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बिजनेस टू अदर बेनिफिट रिसीव बाय द बिजनेस यूनिट। किसके लिए करता है, बिजनेस रिसीव के लिए करता है। दैट इज लोन टेकन, हमने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन लिया है। क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये हमारे क्या है लाइबिलिटीज़ है, जो हमको किस इन फ्यूचर हमको जो अमाउंट पे करने होते हैं हमारे वो लाइबिलिटीज़ होते हैं। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़ हमने पढ़े, हमने 3 टाइप्स ऑफ असेट्स पढ़ा, अब हम लाइबिलिटीज़ के 2 टाइप्स पढ़ने वाले हैं, फिक्स्ड लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़। फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ क्या होता है, वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फंड्स इन द बिजनेस इज फिक्स्ड लाइबिलिटीज़। जो हमारे मेजर सोर्स फंड्स के जो मेजर सोर्स होते हैं वो हमारे फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ होते हैं। इट मे बी इन द फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, सिक्योर्ड लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक एंड फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। सेकेंड है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज पेबल विद इन अ ईयर इज कॉल्ड एज करंट लाइबिलिटीज़। जो हमको 1 साल के अंदर पे करने हो हमारे क्या होते हैं करंट लाइबिलिटीज़ होते हैं। करंट लाइबिलिटीज arises in the regular current operations of the business. These liabilities are not normally secured, that is creditors, bills payable, हमको मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल, ये क्या होता है नॉर्मली नॉट नॉर्मली सिक्योर्ड होते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं होता है।
फिर हम देखते हैं नेटवर्थ और ऑन इक्विटी कैपिटल क्या होते हैं हमारे। द अमाउंट और फंड्स प्रोवाइडेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। जो भी अमाउंट हम बिजनेस स्टार्टिंग के लिए लगाते हैं उसको हम क्या जानते हैं, बोलते हैं कैपिटल। एज वेल एज द एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। क्या होता है, द एक्सेस ऑफ असेट्स, जो हमारा असेट्स है ओवर लायबिलिटीज से बहुत ज़्यादा है तो हमारा क्या होता है, वो होता है कैपिटल। और नेटवर्थ, नेटवर्थ इंक्लूडेड्स कैपिटल और रिजर्व। कैपिटल कैन बी इन द फॉर्म्स ऑफ कैश और इन काइंड, हमारे कैश और दूसरे असेट्स के फॉर्म में हो सकते हैं। नेटवर्थ इज इक्वल्स टू ऑनर्स इक्विटी, जो ऑनर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया है, और कैपिटल, ये हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑनर्स इक्विटी यानी कि कैपिटल इज इक्वल्स टू टोटल असेट्स माइनस जो हमारे लायबिलिटीज़ होंगे वो हम उसमें से माइनस करेंगे, और जो हमारा ऑनर्स इक्विटी आएगा हमारा वो कैपिटल होगा। हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। दैट इज इफ द कैपिटल ऑफ बिजनेस इज ₹4 लाख एंड क्रेडिटर्स कितना है हमारा 2 लाख। 4 लाख का हमने बिजनेस इन्वेस्ट किया कैपिटल है, और हमारा क्रेडिटर्स कितने का है 2 लाख का। तो इक्विटी हमारा कितना हो जाएगा, हमने पढ़ा क्या होता है, असेट्स इज इक्वल टू क्या होते हैं, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हम इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में पढ़ सकते हैं ALC। A इज इक्वल टू असेट्स इज इक्वल टू L प्लस C। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सेकेंड है द टोटल असेट्स, हमको A कितना दिया है, A दिया है 1,50,000। आउटसाइड लायबिलिटीज जो हमारा L कितना दिया है यहाँ पर 50,000। तो हमको द क्रेडिटर्स इक्विटी यानी कि हमको क्या निकालना है, कैपिटल दे हमको लायबिलिटी निकालना। तो लायबिलिटी का क्या होगा, L इज इक्वल टू LC होता है, तो L इज इक्वल टू C माइनस A हो जाएगा। तो यानी कि हमारा कितना आंसर आएगा 1 लाख। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस ₹5 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटी कितना हो जाएगा हमारा 2 लाख, द इक्विटी हमारा कितना जाएगा 3 लाख। कैसे होगा देखते हैं। हमारा कितना असेट्स कितना दिया है 5 लाख, लायबिलिटी हमको कितना दिया है यहाँ पर 2 लाख, L कितना दिया है 2 लाख। तो हमको क्या निकालने बोला है C, तो हमको मालूम है A इज इक्वल टू क्या होता है, A इज इक्वल टू L प्लस C। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A माइनस L। तो A कितना है हमारा 5 लाख, L कितना है हमारा 2 लाख, लेस करेंगे हमारा कितना आएगा 3 लाख। ये हमारा क्या है कैपिटल है C। तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या सीखा, A इज इक्वल टू LC। आप यहाँ पर इतना लिख सकते हैं। देन आता है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या होता है। हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। अ लायबिलिटी विच में अराइजेस इन फ्यूचर डिपेंड्स ऑन हैपनिंग ऑन नॉन हैपनिंग इन ऑफ सर्टेन इवेंट इज कॉल्ड एज कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। यानी कि वो हमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हमारा क्या होता है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। सो क्या बोलते हैं हम कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। एज इट इज़ नॉट कन्फर्म, क्या होता है कन्फर्म नहीं होता है, और परफेक्ट लायबिलिटी इट डज नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस और एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्या होते हैं हम इसको शो नहीं करते कि द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बट इज शोन बाई वे ऑफ फुट नोट द बैलेंस शीट सिंपली इन द एज इन्फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं फुट नोट देते हैं। दैट इज अ वर्कर मेक्स अ क्लेम फॉर कंपेंशन ऑफ ₹5,000 अगेंस्ट द बिजनेस एंड द डिसीजन इज पेंडिंग इन द कोर्ट। क्या है उसके लिए डिसीजन कोर्ट में पेंडिंग है, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी, वो केस जीत सकता है और केस नहीं जीत सकता है। इट मे बी फ्यूचर लायबिलिटी, क्या है फ्यूचर के लिए लायबिलिटी है फॉर द बिजनेस ऑन हैपनिंग ऑफ
ऑफ एन इवेंट दैट इज कोर्ट वर्डिक्ट, जो कोर्ट फैसला लेगी उसके ऊपर वो डिपेंड है। तो हमारा वो क्या है, पेंडिंग है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। ये फिक्स नहीं है। तो आज ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे।